हेलो, वेलकम टू बीकेवी हाईटेक स्कूल। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी को। बहुत खुशी होती है जब आप लोग होमवर्क करके दिखाते हैं मेरे बताए द्वारा। तो इससे मुझे लगता है कि आप एक्टिव हैं और पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं। पढ़ाई करते हैं तो अच्छे लगते हैं, वैसे मुंह बनाकर बैठे रहेंगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कल मैंने बहुत कुछ चर्चा किया था टिनोफोरा के बारे में। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ प्लैटीहेलमिन्थेस, यह एक संघ है ना। प्लैटीहेलमिन्थेस अगर मैं इसके बारे में बात करूं प्लैटीहेलमिन्थेस की, तो ये भी दो वर्ड से बना हुआ है। पहले प्लैटीहेलमिन्थेस, प्लैटीहेलमिन्थेस है ना। हेलिमिन्थे होता है, यहाँ ये होता है प्लैटीहेलमिन्थेस। देखिए ये दो अक्षर से बना हुआ है, प्लैटी और हेलमिन्थेस। प्लैटी मतलब होता है फ्लैट और हेलमिन्थेस मतलब होता है वर्म्स। ग्रीक वर्ड है। फ्लैट मतलब आप जानते हैं चपटा, फैला हुआ, और वर्म्स मतलब होता है कीड़े। कीड़े प्लैटीहेलमिन्थेस फ्लैट वर्म्स, यानी इनको हम लोग चपटा कृमि कहते हैं। कुछ नहीं, शब्द तो वही है, मगर ऐसे शब्द, ऐसे नाम रख दिए जाते हैं कि हमें लगता है कि ये कहाँ के हैं। अगर हम चपटा कृमि के बारे में कहते तो कोई दिक्कत नहीं रहता, आप समझ जाते। कीड़े को ही हम लोग कृमि के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसमें कृमि शब्द आया है। कृमि शब्द से तो परिचित होंगे आप लोग। पेट का कीड़ा, पेट में कृमि हो जाते हैं, वर्म्स हो जाते हैं। चील के नाम सुनते होंगे, है ना। ये इसी में आते हैं। जो हम लोग के पेट में फीता कृमि होते हैं ना, चपटा कृमि प्लेनेरिया के नाम से जो जाना जाता है, वो इसी में आते हैं, चपटे कृमि में। टैपवर्म है ना, इनको हम लोग अपने भाषा में टैपवर्म भी कह सकते हैं। हालांकि टैपवर्म टेप की तरह बहुत लंबा जो है, इसका अलग नाम भी है टिनिका, है ना। अच्छा, एक चीज़ है, अगर इनके वास स्थान की बात करूं कि ये कहाँ रहते होंगे, तो सबसे पहले तो मुंह से आएगा कि दूसरे के शरीर के अंदर, यानी ये क्या होंगे, पैरासाइट। इनके अंदर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होगा। ये पैरासाइट्स होस्ट के बॉडी में, होस्ट में रहते हैं, होस्ट के अंदर रहते हैं। पैरासाइट, वो भी पैरासाइट दो प्रकार के होते हैं,
शरीर से चिपक कर भी रहने वाला, बाहर भी, शरीर के अंदर भी रहने वाला। यहाँ मैं लिखा हूँ, शरीर के अंदर ये निवास करेंगे। ठीक है। दूसरी इनकी अगर विशेषताओं की बात करो, इनका शरीर कैसा होता है, पैरासाइट होता है। इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम सब में इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ फिर, नहीं होता है। परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। ये जो भोजन को कैसे करते हैं, ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्वेशन होता है, यानी अवशोषित करते हैं। आंत में जाएंगे, है ना, और आंत से जो हमारा पचा हुआ भोजन है, जो भोजन है, उसको ये क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। हमारे आंत में अंदर जब जाते हैं तो इनके अंदर, अब कैसे ये अवशोषित भी करते हैं, इनके अंदर चूषक और प्लस कांटे भी होते हैं। चूषक और कांटे, कांटे एक्चुअली होते नहीं हैं, लेकिन दर्द तो होगा। बाल के जैसा हार्ड थोड़ा सा होता है, इनके शरीर के चारों तरफ फैला हुआ रहता है, और उसी के सहारे हमारे आंत में ये चिपक जाते हैं। चिपकने में ये मदद करते हैं। और चूषक क्या करेगा, चिपक कर हमारे हाथ से भोजन अवशोषित करेगा, सौंप। कैसा इनका बॉडी होता है, तो इनके बॉडी में कहीं भी सीलोम नहीं पाया जाता है, मतलब गुहा नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग अप्रगुह्य कहते हैं। मतलब क्या है अप्रगुह्य, क्यों? क्योंकि अब फिर से मैं इक्टोडर्म तथा इंडोडर्म या आहार नल की अगर बात करें के बीच रिक्त स्थान, मतलब खाली जगह नहीं होता है। जैसे हम लोगों का शरीर है, तो हम लोग त्वचा काटिएगा तो मसल्स मिलेगा मेजोडर्म, आप फिर दूसरा जैसे अंग में हार्ट भी निकल जाता है, किडनी, सबके बीच में रिक्त स्थान है कि नहीं, खाली स्थान मिलता है। पेट भी चिरिएगा, आमाशय अलग मिलेगा, किडनी अलग मिलेगा, बीच में खाली स्थान है, गुहा है। लेकिन इनके शरीर में रिक्त स्थान नहीं होता है ना। हालांकि है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब त्रिस्तरीय, बताया था ना, द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय। मतलब इसमें इक्टोडर्म और मेसोडर्म प्लस इंडोडर्म तीनों होता है। मेसोडर्म में एक चीज याद रखना है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है, मतलब कुछ अस्थायी ऊतक होते हैं। पैरेन्काइमा मतलब ये फूले फूले होंगे और थोड़ा सा दूर दूर फूले, है ना। ये मेसोडर्म की अगर बात करें तो त्रिस्तरीय इनका शरीर का स्तर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, एक और चीज अगर मैं बताऊं, अगर कोशिका की बात करूं, शरीर की स्तर की बात करूं, तो ये ऐसे पहले जीव पाए गए हैं जिनमें अंगों का विकास देखा गया है, मतलब अंग स्तर का होता है। ऊतक स्तर से थोड़ा सा अधिक अंग स्तर नहीं मिलता है। शुरुआती अंग मिलने वाले ये प्लेटिहेल्मिन्थ,
अब अंग किस में किस क्या क्या होता है तो हम अलग से जब पढ़ेंगे जनन के बारे में तो इसके बारे में जानेंगे। ये उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब क्या है कि इनमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र नहीं अंग, उभय अंग स्तर लिख दिया, इनके अंदर अंग पाया जाता है, यानी नर एवं मादा अंग अलग अलग जीव में नहीं, एक ही जीव में पाए जाएंगे, इसलिए बाइसेक्सुअल है, उभयलिंगी। अब 9वां चीज मैं बताऊं, जब इनके अंदर लिंग अलग अलग होगा तो प्रजनन किस तरीके से होगा, एक एक चीज रिलेटेड सीधी सी बात है। उभयलिंगी अगर है यानी इनके अंदर जनन कौन सा होगा, लैंगिक जनन। अलैंगिक तो उन्हीं में होता है ना जिनमें नर और मादा अंग नहीं होते, है ना। अच्छा, नर और मादा अंग एक ही जीव में जब है और लैंगिक जनन भी होगा तो निषेचन कैसा होगा। निषेचन मतलब कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन तो 2 प्रकार से होता है। मैं कल भी बताया था कुछ समुद्री जीवों के बारे में। निषेचन बाहरी मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों शरीर के बाहर जल में तैरते रहेंगे और इत्तेफाक से मिल जाएंगे तो युग्मक का निर्माण हो जाएगा, लेकिन ये और लार्वा होते हैं। और यहाँ चीज याद रखिए कि यहाँ जो निषेचन होता है यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संलयन होता है वह बॉडी के अंदर भी होता है, यानी इनके अंदर आंतरिक निषेचन होगा। निषेचन कैसा होगा, आंतरिक निषेचन। अभी याद आया था एक और, हाँ आंतरिक निषेचन होगा। और बच्चे कैसे होंगे इसके, तो बच्चे जो होंगे वो अलग अलग रूपों में, एडल्ट के समान नहीं। मैं बच्चा में और लार्वा में अंतर बताया था कि लार्वा क्या होते हैं। लार्वा हम उन्हें कहते हैं जिनका शरीर का रचना एडल्ट के समान नहीं होता, वयस्क के समान नहीं होता, यानी ये लार्वा फॉर्म में करते हैं। ठीक है, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया, थोड़ा सा नहीं पर्याप्त जानकारी दिया। और जानकारी चाहिए, और जानकारी के लिए तो मैं इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा रहा हूँ मैं, नोट कर लिए होंगे आप लोग। इनके अंदर अपूर्ण पाचन तंत्र होता है या अपूर्ण पाचन। अब क्यों अपूर्ण पाचन कहते हैं, याद होगा आप लोगों को। इनका मुख होता है जी, मतलब सर होता है, मुख मुंह होता है, और ये मुख से दोनों काम करते हैं। क्या करते हैं, कुछ को ग्रहण भी करेंगे चूसक से और उसी से अपचित भोजन भी बाहर भी निकालेंगे। हालांकि अपचित होता है नहीं, अगर थोड़ा बहुत होगा तो उसी से बाहर निकाल देंगे। इसीलिए इनके अंदर कोई मतलब विशेष गुद्दा द्वार नहीं होता है, या हम यूँ कहें गुद्दा नहीं होगा, एनस नहीं होगा, है ना। और क्या बताओ इनके बारे में, चलिए मैं देख लेता हूँ, जहाँ तक मुझे याद था मैंने बता दिया आप लोगों को। मूलद्वार नहीं होता है। हाँ, मैं जनन यहाँ बता रहा था तो भुला गया।
आंतरिक निषेचन होगा, लार्वा फॉर्म होगा, और लैंगिक जनन किसी में और अलैंगिक जनन भी होता है किसी में भी। लैंगिक जनन और एक खास जीव है जिसमें अलैंगिक होता है, और अलैंगिक तो आपको याद है 10th क्लास में आपने पढ़ा है, प्लेनेरिया, जिसको हम लोग चपटा क्रीमी ओरिजिनल कहते हैं, प्लेनेरिया। अलैंगिक जन्म होता है, और वो कैसे? पुनर्जनन, है ना, या इसी को फ्रैगमेंटेशन भी कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन। जैसे मैं कहा था, ये एक जीव अगर है, प्लेनेरिया ही ले लीजिए, ऐसे ही नेत्र बिंदु होता है और ऐसे जीव है, और मान लीजिए किसी कारणवश किसी ने काट दिया या कहीं गिर गया या कुछ हो गया, 3 टुकड़ा में बदल गया, तो ये जो टुकड़ा देखिए यहाँ पर है, ये टुकड़ा यहाँ पर, ये धीरे धीरे अपना अंग का विकसित करके फिर ये नया प्लेनेरिया बन गया। ये टुकड़ा देखिए, ऊपर वाला टुकड़ा यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे ये पूरा शरीर का रचना कर लेगा, ये बन गया। और ये मान लीजिए कि यहाँ पर अगर है टुकड़ा आ गया, तो ये अपना ऊपर वाला हिस्सा ऐसे बना लेगा। एक नेत्र बिंदु होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है नेत्र बिंदु, मतलब थोड़ा सा लाइट सेंसिटिव होता है, लाइट को थोड़ा सा धुंधला धुंधला या देख सकता है। इसको हम लोग पुनर्जनन कहते हैं, है ना, या फ्रैगमेंटेशन के द्वारा ये अलैंगिक जनन भी इसके अंदर होता है। और भी बात बताऊँ आपको, एकदम आराम आराम से पढ़ रहे हैं ना आप लोग। पुनर्जनन हो गया, और एक और चीज बताना चाह रहा था मैं, हाँ, इसमें दूगो तंत्रिका वलय पाया जाता है। तंत्रिका वलय, वलय समझ रहे हैं, बाला, ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर, और ये जो होते हैं तंत्रिका के होते हैं, तंत्रिका कोशिका के बने होते हैं। और 3 गो तंत्रिका का रज्जु, रज्जु समझ रहे हैं ना, मतलब रस्सी मिलेगा 3 गो, ये विशेष बात है। और 17वां नंबर में आपको क्या बताऊं, पुनरुत्पादन, ये सब बता दिया। हाँ, इसमें और बताऊं तो तंत्रिका लिखा था, सॉरी, रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, श्वसन तंत्र भी नहीं होता है, श्वसन तंत्र, और साथ ही साथ श्वसन तंत्र नहीं होता है, परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, नहीं होता है। कंकाल तंत्र भी नहीं होता है, मतलब हड्डी भी नहीं पाया जाता है, हड्डी का कोई ढांचा इन वॉल्व्स में, कीड़ों में नहीं पाया जाता है।
अब विशेष बात 18 को बताया। उन्नीस नंबर बात आपकी पुस्तक से थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तीनों कॉर्पोरेटिव चपटे होते हैं। हाँ, समिति का तो बात ही नहीं किया। इसका चूँकि शरीर देखेंगे ये तो किसी कहीं से भी नहीं कर सकते हैं। द्विपार्श्व समिति होते हैं, मतलब जैसे ये बनाया था अभी, तो कहीं से भी काट दीजिएगा थोड़े आधा हो जाएगा। एक जगह से काटिएगा ऐसे, दो आधे में विभक्त हो जाएंगे। इसीलिए इसको द्विपार्श्व समिति कहते हैं, है ना। एक जगह से काटने पर अगल बगल दो हिस्सों में ये विभाजित हो सकते हैं। द्विपार्श्व समिति होते हैं। अप्रगोही होते हैं, समिति बता दिया। अंग स्तर का होता है, मैंने चर्चा कर दिया। अंकुश और चूसक का मैंने चर्चा किया था, चिपकने में मदद करते हैं, है ना। और कुछ खाद्य पदार्थ को परपोषी से सीधे अपने शरीर के सतह से ही अवशोषित कर लेते हैं, बताया था अभी। ज्वाला कोशिका इसमें एक चीज इम्पोर्टेंट है, पारासरण नियंत्रण और उत्सर्जन में सहायता करते हैं। 20वां बात जो है ज्वाला कोशिका, इनमें होती है। यह किस में काम करेगी? तो पारासरण नियंत्रण और उत्सर्जन। ये क्या होता है? पारासरण तथा उत्सर्जन, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए, एक तो हम जानते हैं कि यहाँ किसी चीज़ की अधिक सांद्रता है और यहाँ कम है। अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता के तरफ किसी भी पदार्थ के गति को विसरण कहते हैं। लेकिन अगर यह गति, अगर मैं कह दूँ कि ये कोशिका है और कोशिका के बाहर अगर हो, कोशिका झिल्ली से होकर अगर विसरण हो, तो इसको पारासरण कहते हैं। बस यही अंतर है। यदि विसरण कोशिका झिल्ली से हो, यानी कोशिका झिल्ली के बाहर जाए, तो उसको कहते हैं पारासरण। और एक इस क्रिया के द्वारा यह क्या करता है, मतलब ज्वाला कोशिका अधिक बल लगाता है और बल के कारण क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो पारासरण दब बढ़ाएगा और उत्सर्जन में मदद मिलेगा। और उसके लिए विशेष कोशिकाएं हैं जो इनके शरीर में पाया जाता है, जिनको हम लोग ज्वाला कोशिका कहते हैं। नर मादा अलग अलग नहीं होते हैं, उभयलिंगी मैंने बता दिया था। निषेचन आंतरिक होता है, परिवर्धन जो होता है लार्वा के द्वारा होगा। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। पुनरुद्भवन उसी कहते हैं, हमने बताया था, पुनर्जन्म कहते हैं, रीजेनरेशन उसको कहते हैं। और इसका उदाहरण जो है फीता कृमि दिया है टीनिया, और फेसियोला जिसको पर्ण कृमि यानी पत्तों पर भी पाए जाते हैं। इसका अगर मैं रासायनिक नाम की रासायनिक नाम बोल रहा हूँ, जूलॉजिकल नेम की अगर बात करूँ तो देखिए, फैसियोला जो दिया हुआ था इसका नाम है फैसियोला हिपैटिका। इसका उदाहरण है ये सब, फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला हिपैटिका। और इसका लीवर फ्लूक भी इसी को कहा जाता है। ये सब एग्जाम में पूछ सकता है, एक वर्ड से दूसरे वर्ड में देता है, याद नहीं रहता है। एक ही नाम हिंदी में याद कीजिएगा तो मुश्किल हो जाता है।
दूसरा जो टीनिया उसमें दिया हुआ था उसका पूरा नाम है टीनिया सोलियम। टेनिया सोलियम, इसी को हम लोग अभी हमने लिखा था ना टैप वर्म, इसी को हम लोग फीता कृमि यानी टैप वर्म के नाम से भी जानते हैं। और प्लेनेरिया को प्लेनेरिया कहा जाता है, मैंने अभी कहा था प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होता है अभी हमने बताया था, यहाँ पर मिट गया। प्लेनेरिया में होता है पुनर्जनन, है ना, तो ये याद रखिएगा। और मैं चाहूँगा कि जो बुक में चित्र भी बनाया हुआ है कोशिश कीजिए, बनाने से क्या नहीं बनता है, चित्र भी बनाकर मेरे पास भेजिए ताकि मुझे लगे कि हाँ रियल में आप 3 घंटा पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। इतना बताया, इतना करने के लिए कम से कम तो 1 से 2 घंटा 3 घंटा चाहिए अगर मन से बनाएंगे तो। नहीं तो आप तो अगर कोरम पूरा करना है तो देख लीजिए 10-15 मिनट में, आधा घंटा में पूरा करके दे दीजिए। तो ये पढ़ाई नहीं होता है। आप रियल में पढ़ाई कीजिएगा, एक एक चीज़ पढ़ कर चित्र बनाइएगा, सब समझ कर, तो समय लगेगा 3 घंटा तक समय लग सकता है ना। तो चित्र भारी नहीं है, बहुत आसान है। देखिए ये फीता कृमि है, ये प्लेनेरिया है, बहुत आसान है। रंग करने में भले समय लगेगा, सब कर सकते हैं, आप बना लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कल आप लोग इसे पूरा करके ज़रूर दिखाएंगे। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।